हाय गाइस, मेरा नाम है विनोद और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रेज़ी फॉर विनोद। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इसका नाम है कि कौन है ये विनोद। अरे सॉरी यार, मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा टॉपिक तो यार कुछ और ही था। सॉरी यार, क्या करूँ मैं। इतना विनोद ही चल रहा है कि मैं कुछ कह नहीं सकता, मुँह में आ गया यार विनोद। तो चलिए छोड़िए इन सब बातों को, बाद में जानेंगे कि आखिर विनोद कौन है, कैसा है, सब कुछ बाद में पता चल ही जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जिसका कि नाम है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी। इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल तक सब्सक्राइब ना किया हो, जाके प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इससे पहले की जो मैंने वीडियो बनाई थी शीत युद्ध का अंत, या दो ध्रुवीय विश्व का अंत, वो जाके वीडियो देख लें तो ताकि आप इसको बेटर तरीके से समझ सकें। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो दोस्तों, मैं अपने पहले वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि शॉक थेरेपी क्या है। तो फिर भी चलिए मैं बताता हूँ ये शॉक थेरेपी क्या है। शॉक थेरेपी का मेनली अर्थ होता है कि चोट पहुंचाकर उपचार करना। इसका मेनली अर्थ क्या होता है? चोट पहुंचाकर उपचार करना। बेसिकली ये क्या था कि ये एक आर्थिक मॉडल था जिसको कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन ने बनाया था, यानी कि IMF और विश्व बैंक के द्वारा ये बनाया गया था। इसमें क्या था कि जो साम्यवादी देश थे उन्हें किसकी तरफ आना था? उन्हें पूंजीवाद की तरफ आना था, यानी कि पूंजीवादी बनना था। साम्यवादियों को उन्हें पूंजीवादी बनना था। बेसिकली इसका यही था। और ये इसका मतलब चोट पहुंचाकर उपचार करने का अर्थ क्या हुआ कि इसने तो चोट किस तरह पहुंचाई थी? USSR को तोड़ के, यानी कि USSR तो टूट गई थी, वो इस तरह से क्या हुआ, वो उसको चोट पहुंचाने, वही उसको तोड़ना, तो वही कहता है चोट पहुंचाया। फिर उसके बाद उसने उसका उपचार भी किया, यानी कि उसको फिर से चोट पहुंचा के उसको नुकसान भी पहुंचाई। फिर उसको जो है उसकी अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए उसने फिर से उसकी सहायता भी की। तो बेसिकली इसका अर्थ ये होता है चोट पहुंचाकर उपचार करने का। तो हमने देखा कि शॉक थेरेपी क्या है। अब इसका देखते हैं इसके परिणाम क्या क्या हुए शॉक थेरेपी के। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है। पहले क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि शॉक थेरेपी क्या है, इसके परिणाम बताएं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आगे तो मैंने क्या ये बताई दी। तो ये बता दूं, ये शॉक थेरेपी जो थी उसके विघटन होने के बाद, यानी कि USSR के टूटने के बाद अपनाई गई थी ये शॉक थेरेपी। तो मैं आपको क्या शॉक थेरेपी क्या है वो मैंने बता दिया कि यह एक आर्थिक मॉडल है जिसे विश्व बैंक और IMF, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मिलकर बनाया था, जिसका मुख्य काम क्या था? साम्यवादी से पूंजीवाद की तरफ आना। ठीक, तो मैंने दिखा दिया। अब इसके क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके मैं परिणाम बता दूं, परिणाम क्या क्या हुए। तो परिणाम क्या हुए? पहला परिणाम था जनता को लाभ नहीं। जनता को लाभ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब यूरोपियन कंट्री, यानी कि IMF और विश्व बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने जब ये अप्लाई किए थे साम्यवादी देशों के ऊपर, तो मेनली ये रूस के ऊपर अप्लाई हुआ था, क्योंकि जो है ये शॉक थेरेपी मेनली रूस के ऊपर अप्लाई हुआ था, क्योंकि रूस को ही USSR का उत्तराधिकारी माना गया था। उसे ही सोवियत संघ में जगह मिली, उसमें अस्थायी सदस्य मिला, वो पावरफुल कंट्री कहलाया। तो इसलिए शॉक थेरेपी उसी के ऊपर लागू की गई, बाकी सारी कंट्री ने अपने ऊपर लागू करने से मना कर दिया था।
तो शॉक थेरेपी क्या थी, रूस शॉक थेरेपी में ये कहा गया था कि ये इस शॉक थेरेपी अपनाने के बाद जो है ना रूस की जनता को लाभ मिलेगा, मगर वो ऐसा करने में ये दोनों नाकाम रहे। यानी कि ये शॉक थेरेपी जो है वो किसी भी तरह से उसके लाभ नहीं पहुंचा सकी रूस की जनता को। लाभ इन द सेंस कि उसको बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट उनको देती, बेटर एजुकेशन सिस्टम देती, सब कुछ उसको पहले से ज़्यादा अच्छा देने का उसने वादा किया था, पर ऐसा कुछ हो नहीं सका। पहला कारण था। दूसरा कारण क्या था, मैंने कि परिणाम क्या था कि सबसे बड़ी गैराज सेल, इसमें क्या था कि जो रूस के 90% इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योग थे उन्हें बहुत ही सस्ते दामों पे यानी कि औने पौने दामों पे निजी हाथों में बेच दिया गया, जिससे कि इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कही गई। यानी कि उनका जो रियल वैल्यू था उससे बहुत ही कम 90% बहुत ही कम रुपए में उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया, जिससे कि ये सबसे बड़ी गैराज सेल कहलाई इतिहास की। तीसरा परिणाम क्या था, तो तीसरा परिणाम था रूबल मुद्रा में गिरावट। रूबल मुद्रा में गिरावट। इसमें क्या है, यहाँ रूबल मुद्रा में गिरावट का मतलब ये नहीं हुआ कि रूबल मुद्रा ऊपर से नीचे गिर गई, ऐसा कुछ मत समझना यार तुम तो फेल मैंने नाक कटा दोगे यार मेरा। रूबल मुद्रा का मतलब क्या, उसकी वैल्यू गिर गई उस मुद्रा की। जैसे कि रुपए की वैल्यू अभी कितनी है, 74 रुपये के करीब है, मगर उस एक टाइम था ना जब $1 बराबर $1 था, तो वही उसके साथ भी हुआ। इसकी जो है इसकी वैल्यू जो है गिरने लगी, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई। इससे क्या हुआ कि वहाँ जब इसकी गिरावट आई तो मुद्रास्फीति बढ़ने लग गई। मुद्रास्फीति इन द सेंस कि वहाँ की महंगाई बढ़ने लगी। मुद्रास्फीति ये इकोनॉमिकली वर्ड है इसका, कि मेनली वो होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, उसकी मुद्रास्फीति का मीनिंग होता है कि कीमतों में इजाफा। ये एक इकोनॉमिक्स का वर्ड है मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति की दर बढ़ने लगी यानी कि महंगाई बढ़ने लगी, जिससे लोगों की जो है जमा पूंजी जितनी भी जमा कर रखी थी उन्हें वो जो है बहुत ही उसकी मतलब ख़त्म होने लग गई, और बहुत सारे बैंक भी जो हैं वो बंद हो गए थे वहाँ पे इस रूबल मुद्रा में गिरावट के कारण। चौथा क्या था, तो चौथा परिणाम था इसका सामूहिक खेती नष्ट। सामूहिक खेती नष्ट। इसमें क्या था कि सामूहिक खेती नष्ट में कि वहाँ जो थे ना पहले जब ये शॉक थेरेपी नहीं अपनाई गई थी तो रूस में ना मतलब सामूहिक लोग मिलके खेती करते थे वहाँ पे, यानी कि एक पूरा ग्रुप मिलके खेती करता था। पर जो क्या उसके बाद क्या हुआ, जब ये वहाँ पे जो है जब ये शॉक थेरेपी को अप्लाई किया गया वहाँ पे, तो उसकी सामूहिक खेती की व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट कर दी गई। सामूहिक खेती व्यवस्था नष्ट हो गई और लोगों का जो है अपने
खेतों के ऊपर अधिकार नहीं रहा। ये एक बहुत बड़ा परिणाम था उसके। सामूहिक खेती के ऊपर वो अब अलग अलग होने लग गए, मतलब प्राइवेटाइजेशन हो गया तो सब कुछ अलग अलग होने लग गया कि एक प्राइवेट हाथों में जाने लग गया, जिससे कि एक पूरी व्यवस्था ही खत्म हो गई। अब इसका पांचवा कारण क्या था? पांचवा और मेन कारण जिसको माना जाता है कि कल्याण व्यवस्था समाप्त। अब इसमें से कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर जी कल्याण व्यवस्था क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कल्याण व्यवस्था क्या होता है। कल्याण व्यवस्था होता है जिससे कि लोगों का भला हो, जिससे लोगों का कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका क्या कहते हैं उसको, हेल्थ अच्छी मिले, सब कुछ अच्छा मिले, तो उसको कहा जाता है कल्याण व्यवस्था, जो कि लोगों के भलाई के लिए जो चलाई जाती है। तो प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, वो लोग जब हम प्राइवेट किसी चीज़ को करते हैं तो क्या करते हैं, अपने लिए बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में नहीं सोचते। तो जब ये प्राइवेटाइजेशन हो गया तो क्या हुआ, वहाँ की जो समाज के अंदर जितने भी कल्याण व्यवस्था चलाई जा रही थी ना सरकार के द्वारा, वो सब जो है नीतियाँ पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई। जितनी भी थी कल्याण व्यवस्था सब कुछ ख़त्म कर दी गई, सबको प्राइवेट कर दिया गया, यानी कि निजी हाथों में बेच दिया गया, यानी कि निजीकरण कर दिया गया। अब निजीकरण कर दिया गया तो मतलब क्या हुआ, गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा, ज़्यादा हाथ में नहीं आएगा कुछ भी, प्राइवेट कर दिया तो इससे क्या हुआ कि वहाँ के लोगों में जो है अस्थिरता आने लगी। लोगों को लगा कि नहीं यार हम ठगे गए हैं, जो कि ठगे गए, उनके मन ठगेपन की भावना आने लगी उनके मन में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम था। और छठा परिणाम और लास्ट परिणाम क्या था? माफिया वर्ग का उदय। माफिया वर्ग का उदय। माफिया का मतलब तो मुझे लगता है सबने सुना होगा। माफिया का मतलब क्या होता है? माफिया यानी कि क्रिमिनल्स। तो वहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या हो गई कि जो शॉक थेरेपी के बाद ना वहाँ की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ख़त्म हो गई और कई क्षेत्रों में माफिया वर्ग का उदय हो गया, जिससे कि वहाँ पे हिंसा जैसी घटनाएं बहुत ही तेज़ी से बढ़ी। तुम्हें ये बता दूँ, हमें अभी जो वर्ल्ड में अगर किसी को सबसे बड़ा डीलर की माफिया कहा जाता है तो वो होता है रसन माफिया। ये हालांकि मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं मतलब किताब में तुम्हारे, मैं सिर्फ तुम्हारे समझाने के लिए बता। तुम अगर देखना चाहते हो रसन माफिया तो प्लेयर्स मूवी में इसका जिक्र किया गया है। प्लेयर्स मूवी उसमें ऐसा जिक्र किया गया। रसन माफिया होते हैं बहुत बड़ी, ये ऐसे माफिया लोग होते हैं जो कि तस्करी करते हैं, बहुत सोने की, चांदी की, हेरोइन की, इन सब की तस्करी करते हैं। तो वहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि माफिया वर्ग का उदय होने लगा और वहाँ पे हिंसा जैसी घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ गई। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक मतलब ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो दो देश थे, यूएसएसआर और क्या कहते हैं रूस, तो इन दोनों के बीच के अब देख रहे हैं कि हम इन दोनों के बीच कैसे संबंध थे भारत के, यानी कि भारत और यूएसएसआर के रिलेशन कैसे थे। और दूसरा देखेंगे, पहला ये क्वेश्चन देखेंगे और दूसरा क्वेश्चन ये देखेंगे कि भारत और रूस के रिश्ते कैसे थे। तो हम सबसे पहले देखते हैं भारत और यूएसएसआर के रिश्ते कैसे थे, यूएसएसआर के रिश्ते। तो यहाँ पे मैं अगर एक पॉइंट में 2 पॉइंट होगा, नहीं समझे वही बताता हूँ, समझ जाओगे। जैसे कि हम पहले ये देखते हैं, इसका पहले मैं पॉइंट लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे कैसे संबंध थे। तो पहला था इसका यूएसएसआर और भारत के रिश्ते संबंध। मैं बता दूँ कि पहले भारत और यूएसएसआर के संबंध बहुत ही अच्छे थे शुरू से ही। इन दोनों के संबंध बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे।
और वही सेम पॉलिसी इसने ही फॉलो की और इन दोनों के संबंध भी बहुत ही अच्छे हुए। तो पहले हम बात करते हैं भारत और यूएसएसआर के रिश्ते के। तो पहला आर्थिक, यहाँ पे 4 तरह के संबंध देखेंगे हम। पहला आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध, सैनिक संबंध और फिर सांस्कृतिक संबंध। तो हम पहले देखते हैं आर्थिक संबंध को। आर्थिक संबंध, आर्थिक संबंध। तो आर्थिक संबंध को मैं कैसे डिफाइन करूं? तो आर्थिक संबंध में क्या है कि भारत ने जैसे कि उस समय भारत को यूएसएसआर ने मतलब सोवियत संघ ने अपनी तकनीकी उस वक्त प्रदान की जबकि भारत की कोई सहायता नहीं करना चाहता था। जैसे कि ब्रिटेन ने आज़ाद किया था, उस टाइम पे कोई हमारी मदद करना नहीं चाहता था, क्योंकि ब्रिटेन किसका साथी था? अमेरिका का। ब्रिटेन किसका था? अमेरिका का साथी था। और ये अमेरिका सबसे पावरफुल था उस वक्त। और दूसरी तरफ कौन सबसे पावरफुल था? यूएसएसआर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो और कोई तो देश मदद नहीं करना चाहता था, तो इससे हमारा मदद किसने किया? यानी कि हमारी मदद किसने की? यूएसएसआर ने हमारी मदद की। और इसमें दूसरा संबंध क्या हो गया इसका? जो भी मुझे लगता है कि भारत के जितने भी लोग होंगे वो विशाखापट्टनम के बारे में जरूर जानते होंगे। विशाखापट्टनम, बोकारो एंड भिलाई इस्पात कारखाना, स्टील फैक्ट्री को सब जानते होंगे। तो ये जो विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम, बोकारो और भिलाई स्टील प्लांट जो है, ये सब जो है किसने बनाया है? मतलब किसके सहायता से स्थापित हुआ? तो ये सब यूएसएसआर की सहायता से स्थापित हुआ है। इसको कैसे लिखेंगे कि सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्रों जैसे कि विशाखापट्टनम, बोकारो और भिलाई इस्पात कारखाना को स्थापित करने में यूएसएसआर की अहम भूमिका रही है। यानी कि भारत के अंदर विशाखापट्टनम, बोकारो और भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना में यूएसएसआर की बहुत ही अहम भूमिका रही है। तो ये हो गए हमारे आर्थिक कारण। अब देखते हैं हम अपना दूसरा आर्थिक संबंध, अब देखते हैं दूसरा हम क्या? तो दूसरा हम देखते हैं राजनीतिक संबंध। राजनीतिक संबंध। एक मिनट, आप फैन तेज करके आता हूँ, बहुत गर्मी लग रही है मुझे। एक मिनट यार। तो देखते हैं राजनीतिक संबंध। तो राजनीतिक संबंध में क्या है कि पहला पॉइंट इसमें क्या हो जाता है कि सन 1971 में, सबसे पहला राजनीतिक संबंध में 1971 में जो है, सबको पता है कि भारत की सहायता किसने की थी? 1971 के युद्ध में भारत की सहायता किसने की थी? जल्दी बताओ किसने की थी, जल्दी बताओ, कमेंट करना। यूएसएसआर ने। किसने की थी? यूएसएसआर ने। सबको पता है क्यों की थी? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कौन आया था? पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए कौन आ गया था? यूएसए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है नाटो का एक सदस्य देश है। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? सन 1971 के युद्ध में किसने सहायता की थी भारत की? यूएसएसआर ने। क्यों की थी? क्योंकि यूएसए जो है पाकिस्तान के फेवर में आ गया था युद्ध करने के लिए, और भारत ने इससे किस सहायता मांगी थी? यूएसएसआर से। तो ये तो हमारा राजनीतिक संबंध का पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा इसी में एक और पॉइंट, इसी पॉइंट में आगे क्या बनेगा कि कश्मीर मुद्दे पर जो है, कश्मीर मुद्दे पर सोवियत संघ ने यानी कि यूएसएसआर ने भारत के पक्ष का हमेशा ही समर्थन किया है। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे
कि सन 1971 के युद्ध में भारत पाकिस्तान युद्ध के सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय और भारत पाकिस्तान युद्ध के समय यूएसएसआर ने भारत की सहायता की थी और कश्मीर मुद्दे पर भी वो हमेशा से ही भारत की का स्टैंड के समर्थन, भारत के जो स्टैंड रहा है उसके समर्थन में खड़ा रहा है। तो ये हो गई हम पहला राजनीतिक संबंध के पहला पॉइंट। इसमें दूसरा पॉइंट क्या है कि जब भारत के अंदर विदेशी मुद्रा भंडार की कमी थी, विदेशी मुद्रा भंडार की कमी थी, तब जो है यूएसएसआर ने रुपये को आधार बनाकर भारत के साथ व्यापार किया था, जिससे कि दोनों के संबंध बहुत ही अच्छे हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कोई पूछेगा, सर विदेशी मुद्रा भंडार में कमी क्यों हो गई थी? तो भैया मैं आपको बता दूं, तो सर जी मैं आपको बता दूं कि जो विदेशी मुद्रा जब युद्ध होता है ना, तो हमें बहुत तरीके से हमें हानि होती है। ना सिर्फ हमें सैनिक हानि होती है बहुत, बल्कि इकोनॉमिकली भी होती है और बहुत तरीके से हमें हानि होती है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ गई थी, जिससे कि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गए थे। फिर उस टाइम पे यूएसएसआर ने रुपये को आधार बनाकर हमारे साथ व्यापार किया था। अब इसका तीसरा संबंध है मतलब क्या है? सैन्य संबंध। सैन्य संबंध। तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें क्या है कि पहला, इसमें क्या कई प्रकार से सैन्य हथियार हमें प्रोवाइड कराता है। सोवियत संघ जो था हमें बहुत सारे हथियार प्रोवाइड कराता था उस वक्त, जब तक ये यूएसएसआर था। तो जब बहुत सारे जैविक हथियार, बहुत सारे जो परमाणु हथियार है वो सब देता था हमें। जो हमारा पहला परमाणु परीक्षण हुआ था उसमें भी यूएसएसआर की बहुत बड़ी भूमिका हुई थी। 1989 में जो इंदिरा गांधी के टाइम पे जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, उसमें यूएसएसआर की बहुत बड़ी भूमिका थी। उसी के सहायता से हमारा पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। और इसका दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये तो क पॉइंट हो गया। ख पॉइंट क्या होता है इसमें कि यूएसएसआर और भारत के बीच कई बहुत ऐसे समझौते हुए हैं, जिससे कि दोनों देशों के बीच में जो है नए नए उपकरण तैयार होते रहते हैं। नए नए हथियार बनाने के लिए बहुत सारे समझौते हो रखे हैं। किनके बीच? यूएसएसआर और भारत के बीच। तो ये हो गया हमारा सैन्य संबंध। और अब देखते हैं क्या, सांस्कृतिक संबंध। सांस्कृतिक संबंध। सांस्कृतिक संबंध का मतलब क्या होता है कि दोनों देश के कल्चरल रिलेशनशिप कैसे हैं, दोनों देशों के बीच कैसे थे कल्चरल रिलेशनशिप। तो जो यूएसएसआर और भारत के कल्चरल रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे थे। दोनों ही देश जो थे अपने अपनी संस्कृति का, मतलब दोनों ही देश जो थे अपने अपने देश की संस्कृति का बहुत ही सम्मान करते थे और एक दूसरे के राष्ट्र का बहुत ही ज़्यादा आदर करते थे। पहला पॉइंट इसमें हो गया सांस्कृतिक संबंध में क्या, कि दोनों ही देश जो हैं एक दूसरे देश का बहुत ही सम्मान करते थे और अपनी अपनी संस्कृति का बहुत ही आदर और सम्मान देते थे। तो ये पहला हो गया। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है कि भारत के कलाकारों, लेखकों और कवियों ने जो है ना बहुत बार सोवियत संघ की यात्रा की है और की थी। और सोवियत संघ में जो है ना बहुत सारी भारतीय फिल्में भी फेमस हैं। वहाँ के लोग जितना कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को जानते हैं, उससे ज़्यादा नरेंद्र मोदी को जानते हैं। वो अपने देश के एक्टर से ज़्यादा हमारे बिग बी को जानते हैं। वो अपने देश के कंट्री से के एक्टर से ज़्यादा वो राज कपूर को जानते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि दोनों देशों के बीच कितने अच्छे संबंध हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम भारत और रूस के बीच के संबंध की, यानी कि इन दोनों के बीच कैसे संबंध हैं। तो भारत और रूस, क्वेश्चन है भारत और रूस के रिश्ते। भारत
और रूस। तो भारत और रूस के बीच भी बहुत ही अच्छे संबंध हैं। भारत और रूस के बीच भी बहुत ही अच्छे संबंध है। तो कैसे कैसे संबंध है कि पहला संबंध क्या है इन दोनों के बीच? बहुध्रुवीय विश्व का सपना। पहला इनका रिलेशनशिप, पहला सपना क्या है इन दोनों ही देशों का कि ये देश जो है बहुध्रुवीय विश्व में रहे, यानी कि जो है एशिया में ये दोनों देश ही जो है, ये दोनों देश एशिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड पे ही एक बहुत ही ताकतवर देश के रूप में उभरे, एक महाशक्ति बन के उभरे। इन दोनों देशों का सपना है ये दोनों देश मिलकर पूरे विश्व पे शासन करें, बहुध्रुवीय विश्व का सपना लिए हुए हैं ये दोनों। दूसरा क्या है? 80 द्विपक्षीय समझौता। 80 द्विपक्षीय समझौता। इसमें क्या 80 द्विपक्षीय समझौते में क्या है कि 2001 में ना, सन 2001 में, ये याद रखना, इस सन को बहुत ज़रूर याद रखना, ये बहुत ही ये सब पॉइंट्स मार्क्स लाते हैं एग्ज़ाम में। सन 2001 यानी कि सन बहुत याद रखना। सन 2001 में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय समझौता हुआ था, यानी कि 80 मामलों पर इन दोनों के बीच समझौता हुआ था, जिसमें कि कई मामलों में दोनों देश बहुत ही सहमत थे, बहुत से मामलों में। और इन लगभग वो इन मामलों की संख्या क्या थी? 80 थी, जिससे दोनों के संबंध बहुत ही अच्छे हैं। तीसरा पॉइंट क्या है इसका? तो तीसरा पॉइंट है आतंकवाद को सुलझाना। तो पहला इसका मतलब आतंकवाद को सुलझाना है मतलब क्या है कि दोनों ही देश जो हैं ये चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो ये आतंकवादी संगठन है, आतंकवाद ये ख़त्म हो जाए। और कश्मीर मुद्दे पे हमेशा जो है ना रूस का स्टैंड भारत की तरफ ही रहा है। ये दोनों ही देश चाहते हैं कि आतंकवाद जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और कश्मीर का हिस्सा जो है वो भारत में आ जाए। तो ये तीसरा पॉइंट था। अब चौथा पॉइंट देखते हैं कि हथियार आयातक देश, यानी कि हथियार आयातक मतलब क्या होता है? आयात करने वाला, यानी कि खरीदने वाला। आयात का मतलब क्या होता है? खरीदना, अपने देश में खरीदना। तो हम जो है रूस से मतलब दूसरा सबसे बड़े देश हैं जो कि रूस से हथियार आयात करता है। मतलब हम उससे हथियार लेने वाले, मतलब हथियार खरीदने वाले दूसरे सबसे बड़ा देश हैं, जिससे कि हमारे संबंध बहुत ही अच्छे हैं। चौथा संबंध, पांचवा क्या है इसमें? तेल आयातक देश। रशिया के पास किसी प्राकृतिक संसाधन की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की नहीं। और हमें पता है कि ये पूरी दुनिया में जो है किस पे चल रही है? तेल पे। अगर तेल ख़त्म तो पूरी दुनिया जो है एकदम रुक सी जाएगी, पूरी दुनिया रुक जाएगी, कुछ नहीं होगा दुनिया में। तो इसी तेल के लिए भारत जो है रूस से तेल बहुत मात्रा में आयात करता है। और क्या इसके साथ साथ क्या है, भारत और रूस के बीच जो है ना गैस पाइपलाइन जैसी सुविधा भी शुरू होने जा रही है। गैस पाइपलाइन जैसी सुविधा शुरू होने जा रही है भारत और रसिया के बीच। और भारत जो है रसिया से बहुत सी मात्रा में तेल आयात करता है। और छठा और लास्ट पॉइंट इसका क्या है? प्राकृतिक ऊर्जा। रूस के साथ साथ भारत में भी प्राकृतिक ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। इसी के लिए इन दोनों देशों के बीच समझौता हुआ कि हम किस तरह जो है प्राकृतिक संसाधनों से प्राकृतिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं।
यानी कि किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो तेल है, तेल के खपत को कम करके हम किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक ऊर्जा पर निर्भर कर सकते हैं। इसी के लिए इन दोनों के बीच में बहुत से क्या कहते हैं, बहुत से समझौते भी हुए हैं। अब लास्ट ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म, यानी कि ये चैप्टर हो गया आज ख़त्म। मैं आपको जाते जाते एक और पॉइंट बता देता हूँ कि तजाकिस्तान में ना 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला था, 1991 से लेकर 2001 तक। एक नोट टाइप से अगर लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा कि वहाँ पे 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला था। जब अपना एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है सब कुछ। तो दोस्तों ख़त्म होता है आज की क्लास यहीं पे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल का नाम है क्रेजी फॉर एजुकेशन। इसको सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका चैनल, आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, ज़्यादा विनोद को सर्च मत कीजिए, ये एक सिर्फ फिक्सन है, बस ये सिर्फ एक मीमर्स द्वारा क्रिएट किया गया हुआ एक बस करैक्टर है और कुछ नहीं है ये विनोद। तो ज़्यादा विनोद के बारे में सर्च ना करके अपने करियर पे ध्यान दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।